बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। आज भारत में लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार यानी वोटिंग के अधिकार को लेकर यदि हम कहें तो बोलना पड़ेगा कि लोकतंत्र डुबाने को बस एक ही मशीनिया काफी थी, वोट मारने वाली। हर जगह पे वोट घोटाला है, डेमोक्रेसी की अम्मा का क्या होगा। जी हाँ, कर्नाटक से एक नई गजब की कहानी सामने आई है। जो वोट काटने और वोट चोरी करने का आरोप साल 2025 में सड़क पर उतरा है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लग रहा है, वो खेल बड़ा पुराना है। मगर सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि इस खेल के खिलाड़ियों को खुद केचुआ बचाता हुआ नजर आ रहा है। यानी हमारे पूर्वजों ने दशकों की लड़ाई लड़के न जाने कितनी कुर्बानियां देकर हमें अंग्रेजों से आजाद कराया, लोकतंत्र दिया, आजादी दी, अपनी मर्जी से सरकार चुनने का अधिकार दिया। और आज कुछ लोग षड्यंत्र करके केचुआ की कमजोरी का, उसके ऋण विहीन होने का फायदा उठाकर यूं ही आपका सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार छीन सकते हैं। इसका प्रमाण कर्नाटक से सामने आया है। वैसे हाल ही में ऐसे आरोप दिल्ली चुनाव के दौरान भी सामने आए थे। कोई भी किसी का नाम कटवा रहा है। कर्नाटक की एक विधानसभा में यह चोरी होते होते रह गई, मगर कैसे रह गई ये जानना बड़ा दिलचस्प है। सीआईडी लगातार 2 साल तक जांच करती रही और चुनाव आयोग को लेटर पर लिखती रही, मगर चुनाव आयोग ने वही किया जिसकी उम्मीद उससे थी। उसने इस बार भी कथित रूप से चीजों को छुपाने का प्रयास किया और लोकतंत्र के लुटेरों को बचाने का प्रयास किया। यह पूरी कहानी बेहद खतरनाक है। आपके पीछे आपके कौन कौन से अधिकार, कहां कहां कौन कौन लूट रहा है, लूट लेगा, आपको कानों कान खबर ये नहीं मिलेगी। यही है भारत का नया अमृतकाल। पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा करेंगे, एकदम टकटकी लगाकर सुनिए और पता लगाते रहिए कहीं आपका भी नाम तो किसी ने काटने के लिए केचुआ को आवेदन नहीं भेज दिया और आप सोशल मीडिया पर खाली राजनीति टिप्पणी करते रह गए, किसी ने आपका वोट चुरा लिया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुल के आपके मामलों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र की नींव जनता का वोट है और यही वोट वो ताकत है जो हर 5 साल में सत्ता को बदलता है। लेकिन जब यही वोट चोरी होने लगे, जब यही वोटर लिस्ट से गायब कर दिया जाए, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र की जड़ें हिल रही हैं। और यही हुआ कर्नाटक के कलबुर्गी जिले की अलंद विधानसभा में 2023 के चुनाव से ठीक पहले। यहां एक सुनियोजित तरीके से 6018 आवेदन दाखिल किए गए ताकि मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सके। इन आवेदनों में से 5994 पूरी तरह से फर्जी थे और केवल 24 असली पाए गए। ये कोई मामूली गड़बड़ी नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के खिलाफ संगठित हमला था। यह मामला तब सामने आया जब कांग्रेस नेता और अलंद से प्रत्याशी BR पाटिल को सूचना मिली कि उनके क्षेत्र में बड़ी संख्या में फॉर्म 7 भरे जा रहे हैं। याद दिला दूं कि फॉर्म 7 वो दस्तावेज है जिसके जरिए किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। इसका प्रयोग केवल तब होना चाहिए जब कोई मतदाता मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो या फिर स्थायी रूप से किसी और जगह पर शिफ्ट हो गया हो। लेकिन यहां इसका दुरुपयोग विपक्षी समर्थकों को चुनाव से बाहर करने के लिए किया जा रहा था। मामला तब और स्पष्ट हुआ जब एक बूथ लेवल ऑफिसर को अपने ही भाई का नाम हटाने का आवेदन मिला, जबकि उसके भाई ने ऐसा कोई आवेदन दिया नहीं था और वो पाटिल का समर्थक निकला, यानी कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थक निकला। यहीं से संदेह गहराया और मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा। पाटिल ने तुरंत शिकायत दर्ज कराई और कहा कि ये एक बड़ी साजिश है। जब जांच हुई तो रिटर्निंग ऑफिसर ममता देवी, जो उस समय असिस्टेंट कमिश्नर थी, उन्होंने 21 फरवरी 2023 को पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और FIR 26/2023 अलंद पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई। आरोपों में जालसाजी, पहचान की चोरी और गलत दस्तावेज पेश करने जैसी गंभीर धाराएं शामिल की गई। लेकिन गनीमत रही कि यह साजिश समय रहते पकड़ ली गई। ध्यान रखिएगा, यहां पकड़ ली गई, लेकिन जहां नहीं पकड़ी गई वहां का क्या। यहां पकड़ ली गई और 5994 वोट नहीं कटे। लेकिन सोचिए, अगर यह खेल यहां पर भी पकड़ा न जाता तो लगभग 6000 लोग अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाते। और यह मामूली संख्या नहीं थी, क्योंकि 2018 के चुनाव में यही पाटिल केवल 697 वोट से ही हार गए थे। यानी अगर यह फर्जीवाड़ा सफल हो जाता तो चुनावी नतीजे पूरी तरह से पलट सकते थे और लोकतंत्र को अपूरणीय क्षति पहुंचती। इस घटना ने यह साफ कर दिया कि मतदाता सूची जैसी बुनियादी चीज भी सुरक्षित नहीं रह गई है। जबकि संविधान के अनुच्छेद 326 में स्पष्ट लिखा गया है कि हर वयस्क नागरिक को वोट का अधिकार है। लेकिन अगर तकनीकी हथकंडों और फर्जी दस्तावेजों के जरिए किसी का नाम
नाम ही सूची से हटा दिया जाए तो ये सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 51 में साफ लिखा है कि नाम हटाने और जोड़ने की प्रक्रिया पारदर्शी और उचित आधार पर होनी चाहिए, लेकिन अलंद केस ने दिखा दिया कि इन कानूनी प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब संभव कैसे हुआ कि कोई भी एप्लीकेशन देकर किसी का नाम हटवा रहा है। तो रिपोर्ट बताती है, हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि इन फर्जी आवेदनों के लिए चुनाव आयोग के ही 3 डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए गए। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल यानी NVSP, वोटर हेल्पलाइन ऐप यानी VHA और गरुड़ ऐप। ये ऐप्स जनता को सुविधा देने के लिए बनाए गए थे। याद करिए, गरुड़ ऐप का प्रचार कौन कौन लोग कर रहे थे, लेकिन इन्हीं का दुरुपयोग करके अपराधियों ने फर्जी लॉगिन आईडीज और पासवर्ड बनाए, हजारों आवेदन कर दिए। यानी अपराधियों ने चुनाव आयोग के सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया। यहां एक और बड़ा सवाल उठता है कि आखिर किन मतदाताओं को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि ज्यादातर प्रभावित लोग कांग्रेस समर्थक थे, यानी जिनका नाम काटने के लिए आवेदन किया गया था उनमें से ज्यादातर खाली कांग्रेस के ही समर्थक थे। यानी ये बेतरतीब फर्जीवाड़ा नहीं बल्कि सुनियोजित हमला था। अब यहां से एक और गंभीर संदेह पैदा होता है कि क्या सोशल मीडिया के जरिए मतदाताओं की राजनीतिक विचारधारा की जासूसी की गई और उसी आधार पर फर्जी आवेदन भरे गए। क्या फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म से यह पता लगाया गया कि कौन किस पार्टी का समर्थक किसे वोट दे सकता है और फिर उन्हें ही टारगेट किया गया। अगर ये सच है तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है, क्योंकि इसका मतलब है कि राजनीतिक विचारधारा के आधार पर वोटरों को चुनिंदा तरीके से लिस्ट से हटाया जा सकता है और ये चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। यहाँ एक उदाहरण लीजिए। श्री सैल बाराबाई नामक 42 साल का एक मैकेनिक जब BLO उनके घर पहुंचा और उसने बताया कि उनके नाम पर आवेदन हुआ है कि वे गांव छोड़ चुके हैं, तो बेचारा मैकेनिक हक्का बक्का रह गया। तो उसने कहा कि वो तो हमेशा से इसी गांव में रहता है। इसी तरह 48 साल के एक किसान कासिम अली को भी यही झटका लगा। BLO ने उन्हें भी बताया कि उनके नाम पर आवेदन हुआ है नाम काटने के लिए। उन्हें लगा कि उनका नाम तो हट गया होगा, इसीलिए उस किसान ने न तो 2023 के विधानसभा चुनाव में वोट दिया और न ही 2024 के लोकसभा चुनाव में। यानी BLO की बात सुनकर उसको लगा कि नाम कट गया होगा, क्यों जाए वोट करने, तो वो गया ही नहीं, जबकि उनका नाम वास्तव में सूची से हटा नहीं था। यानी अपराधियों ने न सिर्फ सिस्टम का दुरुपयोग किया बल्कि मतदाताओं को मानसिक रूप से भी भ्रमित कर दिया। अब जरा सोचिए, अगर इस तरह से लोगों को भ्रम में डाल दिया जाएगा तो चुनावी नतीजे प्रभावित क्यों नहीं होंगे। यही नहीं, वीरन्ना होन शेट्टी एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी, इन्होंने बताया कि उनके पूरे परिवार के 8 वोट हटाने के लिए आवेदन किया गया था। इनमें उनकी पत्नी का नाम भी शामिल था जो कांग्रेस से जिला परिषद चुनाव भी लड़ चुकी हैं। यह उदाहरण बताता है कि साजिश किस हद तक संगठित थी और कैसे विपक्षी समर्थकों को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया जा रहा था। चुन चुनकर कांग्रेस के वोटरों का नाम हटाया जा रहा था। यहां पर सूर्यकांत गोविंद का मामला और चौंकाने वाला है। वे 67 साल के रिटायर्ड प्राचार्य हैं और उनके नाम से 9 आवेदन दाखिल हुए। उनके APIC नंबर और फोटो सही थे, लेकिन हर बार मोबाइल नंबर चेंज कर दिया गया। यानी उनकी पहचान का कई बार दुरुपयोग हुआ। इन उदाहरणों से यह बिल्कुल साफ हो गया कि यह कोई सामान्य गलती नहीं है बल्कि संगठित अपराध था और यह लोकतंत्र पर सीधा हमला था। और इसलिए यह मामला केवल एक विधानसभा सीट का मामला नहीं है बल्कि पूरे भारत के लिए चेतावनी है, पूरे हिंदुस्तान के लिए चेतावनी है कि मतदाता सूची की पवित्रता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। जरा सोचिए कि जब इतना बड़ा मामला सामने आया तो इसकी जांच कहां तक पहुंची। मन में आएगा ना, और किसने क्या भूमिका निभाई। इस पूरे प्रकरण को कर्नाटक की CID को सौंपा गया ताकि असली गुनहगार सामने आ सके। 2 साल से ज्यादा जांच चली, लेकिन नतीजा वही ढाक के पात। अपराधी आज तक पकड़े नहीं गए, और क्यों नहीं पकड़े गए इस पर ध्यान दीजिएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह रही चुनाव आयोग की बेरुखी और डेटा छुपाने की प्रवृत्ति। CID ने अपनी जांच में पाया कि यह कोई साधारण फर्जीवाड़ा नहीं बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड साइबर ऑपरेशन था जिसने 3 परतों की आड़ ली। फर्जी लॉगिन आईडीज, डायनेमिक IPs और गलत मोबाइल नंबर। इन फर्जी फॉर्म 7 आवेदनों को दाखिल करने के लिए चुनाव आयोग के अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया। मतलब अपराधियों ने चुनाव आयोग के सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया और उसी के जरिए लोकतंत्र पर हमला किया। सवाल यह भी है कि क्या केंचुआ के ही कुछ लोगों ने अपराधियों को इस तरह सिस्टम बताया था नाम हटवाने का? अगर नहीं तो केंचुआ ने सहयोग क्यों नहीं किया? पूरी कहानी सुनिए ध्यान से। CID ने अपनी जांच में पाया कि इन तीनों ऐप्स पर हजारों आवेदन फर्जी लॉगिन आईडीज और पासवर्ड से बनाए गए और हर आवेदन में किसी असली मतदाता की पहचान चुराई गई। जैसे PIC नंबर और फोटो तो सही थे, लेकिन मोबाइल नंबर अलग अलग और फर्जी थे, जिससे सिस्टम को धोखा देकर आवेदन पास हो जाए। यहां तक कि एक ही व्यक्ति के नाम से कई आवेदन किए गए। जैसे सूर्यकांत गोविंद के नाम से 9 आवेदन हुए। अब सवाल ये उठता है कि यह सब इतने संगठित तरीके से कैसे हुआ? क्या यह संभव है कि यह काम केवल
कुछ स्थानीय लोगों ने किया हो या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क था। सीआईडी की रिपोर्ट बताती है कि ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि इन आवेदनों को दाखिल करने में आईपी लॉग्स और नेटवर्क की परतें इस्तेमाल की गई। सीआईडी ने जब चुनाव आयोग से तकनीकी जानकारियां मांगी तो पता चला कि सभी आवेदन डायनेमिक आईपी से किए गए, यानी हर बार अलग आईपी एड्रेस। और जब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडरों से जानकारी मिली तो पता चला कि एक आईपी एड्रेस पर 200 से ज्यादा यूजर जुड़े हैं, यानी एक डायनेमिक आईपी के पीछे हजारों डिवाइस हो सकते हैं। सीआईडी ने अनुमान लगाया कि अगर इस डेटा के आधार पर जांच करनी पड़ी तो दायरा 8 लाख डिवाइस तक फैल जाएगा, जो कि लगभग असंभव है जांच करना। और इसी कारण सीआईडी बार बार चुनाव आयोग से डेस्टिनेशन आईपी और पोर्ट डाटा मांगता रहा, ताकि यह पता चल सके कि असल में किस मशीन और किस नेटवर्क से यह आवेदन किए गए। जनवरी से अप्रैल 2025 तक सीआईडी ने 7 पत्र चुनाव आयोग को लिखे, 7, और उससे पहले भी 5 पत्र भेजे, लेकिन चुनाव आयोग ने यह डेटा देने से मना कर दिया, केवल अधूरा आईपी लॉग दिया, जिसमें सबसे अहम जानकारी यानी डेस्टिनेशन आईपी और पोर्ट गायब थे। अब आप ही बताइए, जब अपराध चुनाव आयोग के अपने प्लेटफॉर्म पर हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? और अगर सीआईडी बार बार तकनीकी डेटा मांग रहा है तो चुनाव आयोग का कर्तव्य था कि वो पूरा सहयोग करे, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। सोचिए, केंचुआ के मामले में गड़बड़ी है, केंचुआ के प्लेटफॉर्म में गड़बड़ी हुई और केंचुआ ही नहीं चाहता कि जांच हो। चुनाव आयोग ने सहयोग करने के बजाय चुप्पी साध ली और जांच वहीं ठप पड़ गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव आयोग ने डेटा क्यों छुपाया, किसे बचाने की कोशिश की जा रही है? और अगर ऐसा नहीं था तो फिर सीआईडी को वो जानकारी क्यों नहीं दी गई जो अपराधियों तक पहुंचने के लिए जरूरी थी? अब यहां पर सीधे तौर पर सवाल खड़ा होता है मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे हैं। सीईसी की जिम्मेदारी है ना कि वो न केवल निष्पक्ष हों बल्कि निष्पक्ष दिखे भी। लेकिन आप तो जानते हैं, वर्तमान केंचुआ और इसके पहले वाले भी जो केंचुआ के मुखिया थे, यानी राजीव कुमार घटिया शायर, और अब वाले ज्ञानेश कुमार घटिया दादा, जिनको कायदे से हड़काने भी नहीं आता। लेकिन जब उनके कार्यकाल में ईसीआई सीआईडी को जरूरी डेटा नहीं देता है, जब बार बार लिखे पत्रों का कोई जवाब नहीं आता, तो जनता ये सोचने पर मजबूर होती है कि कहीं चुनाव आयोग खुद ही किसी दबाव में तो नहीं है, कहीं आयोग जनता का नहीं बल्कि सत्ता का सेवक तो नहीं बन रहा है। सीआईडी ने अपनी जांच में यह भी पाया कि 9 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके हजारों फर्जी अकाउंट बनाए गए और उन्हीं से आवेदन किए गए। ये नंबर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के लोगों के थे, जो कि डिजिटल रूप से अनभिज्ञ थे, यानी जिन लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है मोबाइल फोन वगैरह की, उन लोगों का नंबर था और उन्होंने खुद भी कभी आवेदन नहीं किया। इसका मतलब यह है कि किसी ने उनके नाम से अकाउंट बनाए और उनका दुरुपयोग किया। यानी ये कोई स्थानीय छेड़छाड़ नहीं बल्कि एक बड़े नेटवर्क का काम था, जिसमें साइबर विशेषज्ञों की भूमिका साफ झलकती है। अब सवाल ये उठता है कि ईसीआई ने ये सब रोकने के लिए कौन से सुरक्षा उपाय किए थे? क्या इन ऐप्स में ओटीपी या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन सही से लागू था? अगर था तो ओटीपी किस नंबर पर जाता था, लॉगिन वाले नंबर पर या आवेदन करने वाले नंबर पर? सीआईडी ने चुनाव आयोग से यही सवाल पूछा, लेकिन चुनाव आयोग ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। अब सोचिए, अगर इतनी बड़ी संस्था, संवैधानिक संस्था जिसे लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है, वहीं से लोकतंत्र पैदा होता है, वो बुनियादी सवालों के जवाब देने से बचती है, तो जनता का भरोसा कैसे बचेगा? यहां याद रखना जरूरी है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी केवल चुनाव कराना ही नहीं बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि हर वोट सुरक्षित हो, हर मतदाता की सूची में मौजूदगी बनी रहे। लेकिन अलंद केस ने साबित कर दिया कि न केवल वोटर लिस्ट से नाम गायब करने की साजिश हुई, कोशिश हुई, बल्कि चुनाव आयोग की तरफ से पारदर्शिता की भी कमी रही। उसने भरपूर कोशिश की कि जांच पूरी न हो और जो अपराधी हैं उनको पकड़ा न जाए। और यहां सबसे बड़ा सवाल ज्ञानेश कुमार से है कि आपने सीआईडी को डेस्टिनेशन आईपी और पोर्ट क्यों नहीं दिए? क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि अपराधियों तक पहुंचने का रास्ता खोलते? कहां तो आप खुद ही अपराधियों को पकड़ते, कोई और पकड़ रहा था लेकिन आपने साथ नहीं दिया, आपने जानकारी छुपाई। क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि जनता को भरोसा दिलाते कि चुनाव आयोग के सिस्टम सुरक्षित हैं? लेकिन आपने चुप्पी चुन ली, आपने डेटा को रोका और इससे जनता में यह संदेश गया कि आप सच को दबा रहे हैं और यही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ज्ञानेश कुमार, वैसे यह सवाल सिर्फ अलंद विधानसभा का नहीं है बल्कि यह एक बड़ा पैटर्न है जो भारत की चुनावी व्यवस्था में बार बार देखने को मिलता है। अगर हम इतिहास को देखें तो पता चलता है कि वोटर लिस्ट से नाम गायब होने का या उन्हें फर्जी तरीके से हटाने की शिकायतें कोई नई नहीं है। उदाहरण के लिए 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव के करीब इस खबर को देखिए, 30 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब होने की शिकायत आई थी और खुद चुनाव आयोग ने माना था कि यह बड़ी गड़बड़ी हुई है। उस समय लाखों लोग वोट नहीं डाल पाए और बाद में बड़ा विवाद खड़ा हुआ। इसी तरह 2019 लोकसभा चुनाव में भी कई राज्यों से खबर आई कि लोगों को वोट डालने के दिन पता चला कि उनका नाम लिस्ट से गायब है। अब यह सवाल उठता है कि जब इतनी पुरानी घटनाओं से सबक मिल चुका था तो केंचुआ ने कौन से ठोस कदम उठाए जिससे ऐसी गड़बड़ी दोबारा ना हो? लेकिन अलंद केस ने साबित कर दिया कि आयोग ने न केवल लापरवाही दिखाई बल्कि जब साजिश सामने आई तो उसे छुपाने का
का प्रयास किया। अपराधियों को, इस देश के लोकतंत्र के लुटेरों को बचाने का प्रयास किया केंचुआ ने। अब यहां याद दिलाना जरूरी है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 कहता है कि चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, यानी हर नागरिक जिसका नाम वोटर लिस्ट में है उसे वोट डालने का अधिकार है। अगर किसी नागरिक का नाम बिना कारण लिस्ट से हटाया जाता है तो यह सीधे सीधे उसके मौलिक अधिकारों पर हमला है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 51 में स्पष्ट प्रावधान है कि नाम हटाने या जोड़ने की प्रक्रिया पारदर्शी और सत्यापन के बाद होनी चाहिए, लेकिन अलंद केस में जो हुआ वो इस कानून और संविधान दोनों की भावना का उल्लंघन है। यहां न केवल हजारों लोगों के नाम हटाने की कोशिश हुई, बल्कि यह भी देखा गया कि ज्यादातर नाम विपक्षी दल यानी कांग्रेस समर्थकों के थे। यह संकेत देता है कि यह एक राजनीतिक मकसद से की गई संगठित कार्यवाही थी, और यहीं से यह संदेह गहराता है कि क्या सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से मतदाताओं की विचारधारा का पता लगाकर उन्हें निशाना बनाया गया। आजकल हर एक व्यक्ति की राजनीतिक सोच फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप ग्रुप में आसानी से दिख जाती है। अगर अपराधियों ने यह डेटा इस्तेमाल किया और उसी आधार पर ईसीआई की ऐप से फर्जी आवेदन भरे तो यह लोकतंत्र के लिए डिजिटल तानाशाही से भी कम नहीं है, यह भी बड़ा खतरा है। अब सवाल यह है कि क्या ईसीआई इस संभावना को लेकर कभी जनता को भरोसा दिला पाया? नहीं, बल्कि जब सीआईडी ने ओटीपी और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन पर सवाल पूछे तो आयोग ने जवाब तक नहीं दिया। अब याद करिए 2021 में जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे, तब मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग देश में कोविड की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है क्योंकि उसने नियम लागू कराने में असफलता दिखाई। यह टिप्पणी बताती है कि अदालतें भी कई बार चुनाव आयोग की निष्पक्षता और कामकाज पर गंभीर सवाल उठा चुकी हैं। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निर्भीक होकर काम करना चाहिए ताकि जनता का भरोसा बना रहे, लेकिन अलंद केस ने दिखा दिया कि जब सवाल सिस्टम की सुरक्षा और पारदर्शिता का हो तो चुनाव आयोग सन्नाटा मार जाता है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल मौजूदा सीईसी ज्ञानेश कुमार से है। वे 2024 में मुख्य चुनाव आयुक्त बने और उनकी नियुक्ति पर उस समय विपक्ष ने सवाल भी उठाए थे कि वे सरकार के बहुत करीबी हैं, अमित शाह के करीबी हैं, अफसर रहे हैं, और जब उनके कार्यकाल में सीआईडी को जरूरी तकनीकी डेटा नहीं दिया जाता तब बार बार पत्र लिखे जाते हैं, कोई जवाब नहीं आता, तो जनता को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या ये चुप्पी किसी दबाव की वजह से है, क्या किसी गुजराती जोड़ी का दबाव है, क्या ये पारदर्शिता की बजाय पर्दादारी है। समझने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग केवल एक संस्थान नहीं बल्कि लोकतंत्र का प्रहरी है, वहीं से लोकतंत्र जन्म लेता है। अगर वही संस्था सवालों से भागे तो लोकतंत्र पर जनता का भरोसा खत्म हो जाएगा, और यही सबसे बड़ा खतरा है। लोकतंत्र केवल वोट डालने की प्रक्रिया नहीं बल्कि एक विश्वास है। अगर जनता को लगने लगे कि उनका वोट सुरक्षित नहीं, उनका नाम कभी सूची से गायब हो सकता है और आयोग उसके पीछे खड़े अपराधियों को पकड़ने में रुचि नहीं रखता बल्कि उनको बचाने का काम करता है, तो ये लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर देगा। अलंद केस हमें यह चेतावनी देता है कि तकनीकी प्रगति के नाम पर बनाए गए ऐप्स भी लोकतंत्र के लिए खिलाफ हथियार बन सकते हैं अगर उसमें सुरक्षा ठोस उपाय न हो। और जब ओटीपी जैसी बुनियादी सुरक्षा उपायों पर भी चुनाव आयोग जवाब न दे तो जनता के मन में यह संदेह और गहरा हो जाता है कि कहीं आयोग खुद लापरवाही छुपा रहा है क्या, या फिर जानबूझकर किसी को बचा रहा है। क्या चौतरफा मिली भगत तो नहीं है? और अगर ऐसा है तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है, ऐतिहासिक खतरनाक स्थिति है। इसलिए वक्त आ गया है कि इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग और खासकर मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सीधे जवाब दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आखिर सीआईडी को डेस्टिनेशन आईपी और पोर्ट्स क्यों नहीं दिए गए? क्यों ये जांच अधूरी छोड़ दी गई? क्यों ओटीपी और सुरक्षा व्यवस्था पर पारदर्शिता नहीं दिखाई गई? आखिर क्यों? वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।